वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं ऐसा टॉपिक जो है तो एकदम सिंपल, लेकिन इस टॉपिक में भी कुछ लोगों को कुछ एरियाज में दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा ये टॉपिक भी रिवाइज कर लेते हैं आपके लिए। टॉपिक का नाम है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, जिसको आप सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हो, इसका एक और नाम हो सकता है एंड दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। एंड दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक ही बात है। अब इसमें होता क्या है, जैसे आप प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस या कॉस्ट फाइंड आउट करते थे, वैसे आप यहाँ पे सर्विसेज की कॉस्ट और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हो। डेफिनेटली हम लोग सर्विस की सेलिंग प्राइस नहीं कहते, हम वी कॉल इट एज बस फेयर, हॉस्पिटल चार्जेस, फीस, ग्रॉस रेवेन्यू, टेकिंग्स, कलेक्शन, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, अलग अलग नाम है, औकात सेम, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आपके और मेरे बीच में ये सेलिंग प्राइस ही होगी, बस लिखना नहीं है सेलिंग प्राइस वर्ड, क्योंकि हम सर्विस बेचते नहीं है, वी रेंडर सर्विसेज। ओके, तो सेलिंग प्राइस वर्ड नहीं आएगा, बाकी सारी हरकतें सेलिंग प्राइस वाली होंगी। आप समझ रहे हो? बाकी सारी हरकतें सेलिंग प्राइस वाली ही होगी। इज दैट पार्ट क्लियर? तो हाउ डू वी मैनेज दिस? देखो, कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका सेम है। अक्यूमुलेट द एंटायर कॉस्ट स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द सर्विस। अगर मंथली बोला तो मंथली, एनुअल बोला तो एनुअल, कुछ नहीं बोला तो आपकी मर्जी। पूरा डेटा मंथली हो सकता है। अगर कॉस्ट मंथली है तो बेस भी मंथली होना चाहिए, कॉस्ट अगर एनुअल है तो बेस भी एनुअल होना चाहिए। अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाइज दैट, यू कैन फॉलो एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया मंथली तो फॉलो करो मंथली, वरना आपकी चॉइस। ये पहला पार्ट। सेकेंडली, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या पता है प्रोडक्ट कॉस्टिंग में और सर्विस कॉस्टिंग में? प्रोडक्ट कॉस्टिंग में ना, देयर इज ओनली वन वेरिएबल, देयर इज ओनली वन बेस, आइदर पर केजी और पर यूनिट और पर लीटर और पर मीटर और पर टन और पर क्विंटल। सर्विस सेक्टर में दो बेस हो सकते हैं। जब मैं बस सर्विस चलाता हूं ना, तो आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज पैसेंजर बेस्ड ऑन पर किलोमीटर, आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज पैसेंजर ईदर ऑन द बेसिस ऑफ पर पैसेंजर, आई विल चार्ज पैसेंजर ऑन द बेसिस ऑफ पर किलोमीटर। सो पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितना होगा ये मालूम होना चाहिए मुझे। पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितना होगा ये पता होना चाहिए मुझे। आप समझ रहे हो इस बात को? तो फिर हाउ डू वी डील विथ इट? देखिए, मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो टोटल को मुझे टोटल यूनिट से डिवाइड करना पड़ता है। कॉस्ट पर केजी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो टोटल को मुझे टोटल केजी से डिवाइड करना पड़ता है। अगर मुझे कॉस्ट पर लीटर निकालनी है तो टोटल लीटर्स को टोटल लीटर से डिवाइड करना पड़ता है। अगर मुझे कॉस्ट पर क्विंटल चाहिए तो टोटल क्विंटल से डिवाइड करना पड़ता है। कॉस्ट पर टन के लिए टोटल को टोटल टन से डिवाइड करना पड़ता है। तब मुझे मिलती है कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर केजी, कॉस्ट पर लीटर, कॉस्ट पर क्विंटल, कॉस्ट पर टन। आज अगर मुझे जरूरत है पैसेंजर किलोमीटर वाला कैलकुलेशन करने की, अगर मुझे जरूरत है पर पैसेंजर पर किलोमीटर आंसर ढूंढने की, तो गाइस मुझे पर पैसेंजर पर किलोमीटर अगर चाहिए तो टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे कॉस्ट पर टन के लिए टोटल टन से डिवाइड करते हो, तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर के लिए टोटल पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। और पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल स्केलेटन आपको बता रहा हूं मैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई भी सम इसमें डाल दो, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा लेकिन मेजर पार्ट यहां पे सॉल्व हो जाएगा। पैसेंजर्स इनटू किलोमीटर्स इनटू ट्रिप्स
into vehicles into days into months। ये बेसिक स्ट्रक्चर है गाइस। किसी भी सम में डाल देना, किसी भी सम में डाल देना, आंसर आ जाएगा आपको, आप बेफिक्र रहो। पैसेंजर इंटू किलोमीटर्स इंटू ट्रिप्स इंटू व्हीकल्स इंटू डेज इंटू मंथ्स, मतलब किलोमीटर्स इंटू पैसेंजर्स इंटू ट्रिप इंटू बस ट्रक, कुछ भी आ सकता है। पैसेंजर के बदले टन्स हो सकता है अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट है तो। देखो ये फंडा एकदम अलग है। सर्विस सेक्टर में यू चार्ज पैसेंजर्स और यू चार्ज कस्टमर्स ऑन ड्यूअल बेस सिस्टम। जैसे अगर मैं ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो आई विल चार्ज माय पैसेंजर बेस्ड ऑन पर टन पर किलोमीटर। अगर मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो मैं चार्ज करूंगा कस्टमर को पर पैसेंजर पर किलोमीटर के बेसिस पे। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट है तो आई विल चार्ज माय कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ पर टन पर किलोमीटर। अगर मैं रेस्टोरेंट होटल खोल रहा हूं, लॉजिंग बोर्डिंग वाला होटल खोल रहा हूं, तो पर रूम पर डे विल बी द चार्ज टू बी अप्लाइड। हॉस्पिटल है मेरा तो पर पेशेंट पर डे या फिर पर बेड पर डे चार्ज आएगा। पर पेशेंट पर डे, पर बेड पर डे, सेम। वन पेशेंट इज वन बेड, हॉस्पिटल है वो, तो वन पेशेंट इज इक्वल टू वन बेड। सो पर पेशेंट पर डे या पर बेड पर डे। अगर सिनेमा हॉल का एग्जांपल लूं तो पर पर्सन पर शो। अगर सिनेमा हॉल का एग्जांपल लूं तो पर पर्सन पर शो विल बी द कैलकुलेशन। आपको समझ में आ रही है बातें? सो क्या कर रहे हैं हम लोग? ड्यूअल बेस ढूंढ रहे हैं। तो अगर मुझे ड्यूअल बेस चाहिए तो पैसेंजर इनटू किलोमीटर्स कर लो, आंसर आ जाएगा। ये एक ट्रिप का होगा, फिर साल भर में कितने ट्रिप्स मारते हैं वो देखो। आपको पर डे कैलकुलेशन मिलेगा, उसको नंबर ऑफ डेज के मल्टीप्लाई करो। 30 डेज बोला तो 30, 25 डेज पर मंथ बोला तो 25, अगर 6 महीने का पूछा तो 6 महीने से मल्टीप्लाई करो। ये सारी चीजें बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये आपके गाड़ी का बेसिक इंजन है। पैसेंजर इंटू किलोमीटर्स, टन्स इंटू किलोमीटर्स, रूम्स इंटू डेज, पेशेंट्स इंटू डेज, ये ऐसा है। फिर बाकी का आते रहेगा। ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करो। पैसेंजर के बदले टन्स हो सकता है, व्हीकल्स में ट्रक्स, बस, टेम्पो, कुछ भी हो सकता है, बट ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बाहर का नहीं आ सकता, इसके अंदर ही रहेगा जो भी रहेगा। पैसेंजर के बदले टन्स हो गया तो भी टन्स इंटू किलोमीटर्स इंटू ट्रिप्स इंटू ट्रक्स इंटू डेज इंटू मंथ्स, खत्म होगी बात। हैव यू गाइस क्लियरली अंडरस्टूड दिस? एकदम क्लियर है? चलिए, सो अब काम करते हैं हम लोग आगे बढ़ने का। आपको इतना तो समझ में आ गया कि टन किलोमीटर और पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालना है। अब इसमें एक एक क्वेश्चन सेटल कर लेते हैं अपना, टेक्स्ट बुक का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था स्कूल बस वाला। पहले क्वेश्चन में लिखा था देयर इज अ बस विच ट्रैवल्स 8 किलोमीटर्स, सीनियर और जूनियर स्टूडेंट को लेके आती है। 50% क्राउड जो है वो 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर रहता है, 50% क्राउड 4 किलोमीटर के बाहर रहता है। जो 4 किलोमीटर के अंदर रहता है वो आधा पे करता है एज कंपेयर टू दोज हु स्टे बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स। आपको समझ में आ रही है बातें? तो सबसे पहले तो मुझे देखो, ड्राइवर सैलरी क्या यार, ये तो पर मंथ ही दिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कैलकुलेट करने में। एक बस के लिए एक ड्राइवर चाहिए, एक ड्राइवर 4,500 रुपया सैलरी लेता है, मल्टीप्लाइड बाई 12, मुझे पूरे साल का सैलरी मिल गया। लेकिन क्लीनर जो था हु इज गेटिंग 3,500 पर मंथ, आपका एक क्लीनर 5 बसेस मैनेज करता है। आपका एक क्लीनर 5 बसेस मैनेज करता है 3,500 रुपए में, मतलब इट इज एज गुड एज आई एम पेइंग हिम 700 पर बस। देखिए, मैं उसे रियलिटी में 700 रुपया पर बस नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं उसे जो भी दे रहा हूं 3,500,
उसमें वो 5 बस मैनेज करता है, तो मेरे लिए तो 3500 5 बस का हुआ, तो एक बस का 700 मेरे लिए हो गया कैलकुलेशन के लिए। तो 3500 इंटू 12 मुझे साल भर की सैलरी देगा। मैं 1/5 अप्लाई करूंगा, तब मुझे पर बस क्लीनर सैलरी मिलेगी। फिर ये सारे खर्चे तो पर बस पर एनम ही थे। डेप्रीसिएशन हम लोग ने निकाल लिया, आपको पता ही है डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, बचपन से फॉलो कर रहे हैं हम लोग। ये खत्म करने के बाद डीजल की कॉस्ट दी है 45 रुपीज पर लीटर। ओ बाबा, डीजल की कॉस्ट 45 पर लीटर। 1 लीटर 45 रुपए में मिलता है। 1 लीटर में 4 किलोमीटर बच जाती है। 1 लीटर का 45 रुपया देते हो, 1 लीटर में 4 किलोमीटर चलते हो, मतलब 4 किलोमीटर चलने का 45 रुपया दे रहे हो। 1 लीटर कॉस्ट यू 45 और 1 लीटर में चलते हो 4 किलोमीटर्स। अरे इसी का मतलब ये निकलता है कि 4 किलोमीटर का 45 रुपीज देते हो। 4 किलोमीटर का अगर 45 रुपीज देते हो तो 45 अपॉन 4 किलोमीटर्स विल बी योर पर किलोमीटर डीजल चार्ज। अरे आपको बात समझ में आई? 11.25 पर किलोमीटर आपके लिए कॉस्ट पर किलोमीटर होगी डीजल की। हैव यू गाइस क्लियरली अंडरस्टूड दिस? चलिए, sitting capacity of each bus is 50 students. Sitting capacity of each bus is 50 students. Sitting capacity is fully occupied. यहां तक आपको बोल दिया था, और आपको पहले कॉस्ट पर बस और कॉस्ट ऑफ 5 बसेस कैलकुलेट करने को बोला था, जो दुनिया का सबसे सिंपल कैलकुलेशन था। आपने पर बस निकाल लिया, उसको इंटू 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 चिंटू 5 करते रहो तो आपको आंसर आ जाएगा। इट वाजंट अ बिग डील, ऐसा कोई हाथी घोड़ा फर्क नहीं था उसमें। लेकिन इसके बाद उन्होंने पूछा कि एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ निकालनी है। गाइस एक सिंपल बात याद रखिए, आपकी टोटल कॉस्ट जो थी ना, आपकी टोटल कॉस्ट, आपको सबसे पहले ना डीजल की कॉस्ट डिसाइड करनी पड़ेगी, बिकॉज वो पार्ट हम लोग ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बाकी सारा खर्चा हमने डिस्कस कर लिया, एक डीजल का डिस्कशन नहीं किया था। एक बात याद रखिए, आपकी बस ना, ये चार्ट देख लीजिए, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। आपकी बस 8 किलोमीटर जाती है, सीनियर को लेके आती है, वापस 8 किलोमीटर जाती है, जूनियर को लेके आती है, 8 किलोमीटर वापस जाएगी, जूनियर को छोड़ने वापस आएगी, फिर सीनियर को छोड़ने जाएगी, वापस आएगी। ये दिख रहा है आपको जो पैटर्न मैंने लिखा है स्क्रीन पे? मतलब बेसिकली 8 किलोमीटर्स 8 बार चलती है बस, तो 64 किलोमीटर्स पर डे रनिंग हुआ बस का मेरे भाई। 64 किलोमीटर्स रनिंग हुआ पर डे पर बस, 25 दिन का कितना होगा? और बस 9 महीना काम करेगी, 3 महीना बस बंद रहेगी, तो 14,400 किलोमीटर्स का टोटल रनिंग एक बस का होता है। 11.25 हमने डीजल की कॉस्ट निकाली पर किलोमीटर। कैसे निकाली तो वो भी कैलकुलेशन यहाँ पे छुपाया नहीं है, मैंने दिखा दिया है। तो आपको चाहिए तो ये इस वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए, तो 1,62,000 मिला। अच्छा, 378 आपको टोटल कॉस्ट मिली थी, लेकिन इन्होंने पर मंथ पूछा है। ये वो एरिया था जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत जाते हैं। 378 पूरे साल की कॉस्ट है, हमको एवरेज कॉस्ट पर मंथ निकालनी है गाइस। एवरेज कॉस्ट पर मंथ निकालने के लिए सबसे पहले तो मैंने 3,78,000 को 12 महीने से डिवाइड कर दिया, मुझे मिला 31,500। ये 31,500 मेरा पर मंथ एवरेज कॉस्ट स्ट्रक्चर है, जो मुझे स्टूडेंट से रिकवर करना है पर बस। अब एक बस में स्टूडेंट्स कितने हैं जिनसे 31,500 मुझे लेना है? यहां पे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलती की है। 50 इज द कैपेसिटी ऑफ द बस, तो स्टूडेंट्स 50 कैलकुलेशन कर शुरू कर देते हैं। बट बॉस, स्टूडेंट 50 नहीं 100 है। अरे बस की कैपेसिटी 50 है, बस फुल्ली ऑक्यूपाइड है, तो एक बार बस सीनियर के लिए जाती है, दूसरी बार बस जूनियर के लिए जाती है, मतलब एक बस का फायदा 100 स्टूडेंट्स उठाते हैं। 100 स्टूडेंट्स आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस वन बस। और अगर 100 स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा रहे, अगर 100 स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा रहे,
तो पैसा भी 100 स्टूडेंट से आना चाहिए गाइस। तो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे 100, देखिए स्क्रीन पे, जिसमें से आधे 50% विद इन 4 किलोमीटर्स रहते हैं और आधे बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स रहते हैं। तो जो 100 स्टूडेंट्स है टोटल, उसमें से 50 विद इन 4 किलोमीटर्स रहेंगे, बैलेंस 50 बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स रहेंगे। लेकिन मेरी बात समझ लो मेरा बच्चा, दोज हु स्टे विद इन 4 किलोमीटर्स आर पेइंग हाफ। तो अगर इनको मैंने x मान लिया, इनको मैंने x मान लिया, तो ये 2x हो जाएगा एवरेज कॉस्ट। आपको समझ में आ रही है बातें? सो 50x 100x, 50x 100x, ये कलेक्शन हुआ 150x का कलेक्शन हुआ। 150x का कलेक्शन मैच कर लो 31,500 से, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 210। सिंपल हो गई ना बात? ये आपको दे रहा है आंसर। और एक बात समझ लो मेरी, अगर आपको अदरवाइज करना है तो वो भी हो सकता है। देखो विद इन 4 किलोमीटर्स 50, बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स 50, अगर हमने इसको x अज्यूम किया तो ये आधा दे रहा है ना, तो ये 0.5x होगा। बियॉन्ड 4 किलोमीटर्स मैंने x अज्यूम किया है, तो विद इन 4 किलोमीटर्स 0.5x होगा। तो इसका कलेक्शन 25 है, इसका कलेक्शन 50 होगा, टोटल कलेक्शन 75 होगा। टोटल कलेक्शन 75x होगा, करेक्ट? तो 75x इज इक्वल टू 31,500 है। तो अगर x की वैल्यू निकालने जाओगे तो आपको सीधा मिलेगा 420। ओए, इस बार x बियॉन्ड था, तो आपको बियॉन्ड का रेट पहले मिला है, बियॉन्ड का रेट पहले मिला है, तो उसका 50% विद इन 4 किलोमीटर का रेट होगा। मैं आपको मौका दूंगा ये वर्किंग नोट कॉपी करने का। अगर आपको लगता है कि ये इजी कैलकुलेशन है तो कृपया इसे कॉपी कर ले। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपने जो किया वो सही है, तो 100% आई एम हैप्पी विथ इट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए स्क्रीन को पॉज करके ये कॉपी कर लीजिए। ये समझ में आया आपको? दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में तीन चीजें संभालनी है आपको। एक, क्लीनर का सैलरी 1/5 पर बस आएगा, क्योंकि वो 5 बसेस का है। दूसरा कैलकुलेशन आपको संभालना है वो डीजल का, कितने किलोमीटर्स होंगे वगैरह। और तीसरा जो लास्ट पार्ट है, उसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। पर एनम कॉस्ट है आपके पास, आपको पर मंथ कन्वर्ट करनी पड़ेगी। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 50 नहीं, आपके बच्चे कितने हैं ये याद रखिए लाइफ में। आपके बच्चे 100 है, 50 सीनियर 50 जूनियर, तो पैसा 50 से नहीं 100 से आएगा। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होना चाहिए। आप सीधा एक्स मेथड फॉलो करके आंसर निकाल सकते हो। आपको अगर ये सिंपल लगता है ये करो, अदरवाइज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मेथड भी यूज कर सकते हो। 50 जो 4 किलोमीटर के दायरे के अंदर रहते हैं वो x रुपीज़ देते हैं, मतलब वो जो अमाउंट देते हैं उससे डबल ये देंगे। तो अगर यहाँ से 50 कलेक्ट होता है तो वहाँ से 100 कलेक्ट होगा, क्योंकि वो डबल देंगे। तो 150 का कलेक्शन, इक्विवेलेंट कलेक्शन, ऐसा भी हो सकता है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और मेरे ख्याल से ये भी सही है। हम लोग तो एक्स को तो बचपन से हैंडल कर रहे हैं, तो एक्स को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। टन किलोमीटर्स, पैसेंजर किलोमीटर्स का कैलकुलेशन कैन बी स्प्लिट इन 2 डिफरेंट वेज। वन इज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स एंड वन इज कमर्शियल टन किलोमीटर्स। इस पे एक छोटा सा 4 मार्क का 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। देख लो मैं क्या कह रहा हूं। मेरे पास एक स्ट्रक्चर है A to B, 200 किलोमीटर में जा रहा हूं 8 टन लेके। B to C 180 किलोमीटर में जा रहा हूं 10 टन लेके। और C to A 240 किलोमीटर में जा रहा हूं 6 टन लेके। अगर ये है तो फिर टोटल
टन किलोमीटर्स कितने। अब एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स क्या कहता है कि अब ए से बी तक का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, 8 टन आप कैरी कर रहे हो। बी से सी तक का डिस्टेंस 180 किलोमीटर है, 10 टन आप कैरी कर रहे हो। और सी टू ए तक का डिस्टेंस 240 किलोमीटर है, जहां पे आप कैरी कर रहे हो 6 टन। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स इज द मोस्ट एक्यूरेट कैलकुलेशन, इट इज अ वेटेड एवरेज, बहुत एक्यूरेट। जिधर जिधर लोड चेंज उधर उधर कैलकुलेशन, जिधर जिधर लोड में चेंज होगा उधर उधर कैलकुलेशन आएगा। तो 200 इंटू 8, 180 इंटू 10, 240 इंटू 6, अलग अलग कैलकुलेशन अलग अलग लोड का। अगर आपको ये नहीं करना है तो एक सिंपल एवरेज टेक्निक अवेलेबल है। टोटल डिस्टेंस ले लीजिए 200, 240, 180, 200, 240, 180, आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा जो आएगा 620 किलोमीटर्स। मल्टीप्लाइड बाई 8 टन्स करो, आपको आंसर आ जाएगा 4960, जो आपको ठीक लगे। एग्जाम में अगर कुछ भी नहीं पूछा, स्पेसिफाई नहीं किया, तो हमेशा एब्सोल्यूट के लिए जाना, बिकॉज दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट वन। दिस इज वेटेड एवरेज मेथड, दिस इज सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज का कोई मतलब नहीं है, वेटेड एवरेज इज मोर लॉजिकल, क्योंकि मेरा हर लोड हर डिस्टेंस के साथ यहाँ पे कवर हो रहा है। हर लोड हर डिस्टेंस के साथ कवर हो रहा है। ओके, सो ये है आपका कैलकुलेशन। आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो। आंसर सेम आने का कोई चांस ही नहीं है, आंसर अलग ही होगा, क्योंकि दिस इज मोस्ट एक्यूरेट वन एज कंपेयर टू द अदर वन। टोटल डिस्टेंस इनटू एवरेज लोड करके आपको वो आंसर मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है ए टू बी 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। ए टू बी 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन 300 किलोमीटर के डिस्टेंस में 300 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये देखो 300 किलोमीटर के डिस्टेंस में बी टू सी, उन्होंने ये बोला है कि ए टू बी 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें से ए टू सी जो है वो 140 किलोमीटर है। दैट मीन्स इट इज क्वाइट एन ऑब्वियस आंसर दैट बैलेंस 160 किलोमीटर जो है, विच इज अ बैलेंसिंग फिगर हियर, ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो 160 किलोमीटर होगा। ए टू बी 300 है, ए टू सी 140 है, तो सी टू बी 160 ही होगा। क्वेश्चन बोलता है कि ए पे मैं कुछ भी लोड करूं, ए पे मैं कुछ भी लोड करूं, फिर चाहे वो सी पे उतार दूं चाहे वो बी पे उतार दूं, 90 रुपीज में चार्ज लगाऊंगा कस्टमर को। और बी से अगर मैंने माल लोड किया, चाहे वो सी में उतरे चाहे वो ए तक आ जाए, मैं 84 रुपीज चार्ज लगाऊंगा। तो मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है इस क्वेश्चन में कि हम लोग डेस्टिनेशन के हिसाब से नहीं, हम लोग डेस्टिनेशन के हिसाब से नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं। एक बार जो मैंने ए पे लोड कर दिया तो मैं 90 रुपये चार्ज करता हूँ, एक बार जो मैंने बी पे लोड कर दिया तो मैं 84 चार्ज करता हूँ, फिर चाहे वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे या बीच में सी पे उतर दे, रेवेन्यू चेंज नहीं होगा। अब इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ये था, ये जो बीच का जो पैराग्राफ दिया था ना, वही खलबली मचा गया सब जगह पे। 12 ट्रिप्स मारे थे फुल लोड के साथ, 12 ट्रिप्स मारे थे। 12 ट्रिप्स में से 2 ट्रिप्स में ऐसा हुआ है कि 2 टन्स वर अनलोडेड एट सी। यार मेरी बात सुनो, फुल लोड के साथ मैंने ट्रक चालू किया, 6 टन भर के ए से निकला, सी पे पहुंचा, ट्रक में 6 टन था। सी पे पहुंचने के बाद 2 टन्स वर अनलोडेड, 6 में से 2 टन अनलोड हुए तो अंदर बचे 4 टन, 6 में से 2 टन अनलोड हुए अंदर बचे 4 टन। तो ए से सी तक मैं 6 टन लेके गया, सी पे 2 टन अनलोड कर दिए तो ट्रक में बचा 4 टन। तो सी से लेके बी तक आगे का जर्नी सिर्फ 4 टन के साथ हुआ है। इसका मतलब 140 किलोमीटर्स मैं 6 टन लेके गया, लेकिन 160 किलोमीटर जो है मैं सिर्फ 4 टन लेके गया। फर्क है, लोड में चेंज हो रहा है। 2 टन अनलोडेड एट सी, 6 टन वर लोडेड एट ए, तो ए टू 6 टन तो आएगा ही,
सी आया, I unloaded 2 tons, that means I'm left with 4 tons in the truck. तो C से आगे B तक 160 किलोमीटर आपने सिर्फ 4 टन कैरी किया है, तो 6 का 4 हुआ, तो मुझे जर्नी का कैलकुलेशन अलग से दिखाना पड़ेगा। ए से निकला, ओए मैं निकला गड्डी लेके 6 टन का, ओए मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया, मैं 2 टन छोड़ आया, मतलब 6 टन मैंने चालू किया, सी मिला, सी पे 2 टन मैंने अनलोड किया, ट्रक में बचा 4, ए टू सी 140 किलोमीटर्स 6 टन जाएगा, लेकिन सी टू बी 160 किलोमीटर्स सिर्फ 4 टन जाएगा। उसका अलग से कैलकुलेशन दिखना जरूरी है, क्योंकि लोड में थोड़ा चेंज हुआ है। बाकी 10 ट्रिप्स के बारे में कुछ बोला नहीं था, तो इसका मतलब बोलने जैसा कुछ हुआ नहीं था। 6 टन कैरी करने थे, 6 टन कैरी कर दिए। आते वक्त 5 ट्रिप्स में यू हैव कैरीड 8 टन। दादा 8 टन कैरी करते हो तो 8 टन कंसीडर करना जरूरी है। बट सर वंस वी वर कॉट बाय पुलिस, पुलिस ने पकड़ा था, अनलोड नहीं किया। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, पुलिस ने पकड़ा जरूर है लेकिन अनलोड नहीं किया है। अनलोड नहीं किया तो लोड में चेंज नहीं आया, लोड में चेंज नहीं आया तो कैलकुलेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। सारे 5 ट्रिप्स, ऑल 5 ट्रिप्स फ्रॉम बी टू ए 300 किलोमीटर के 8 टन को लेके होंगे। तो बैलेंस 7 ट्रिप में से एक बार ऐसा हुआ कि आप 6 टन लेके निकले बी से, सी पे पहुंचे, और सी पे पहुंचने के बाद आपने किया क्या? अरे सी पे 6 के 6 डाल दिए। अबे 6 के 6 डाल दोगे तो बचा क्या? 0। तो बी टू सी 160 किलोमीटर सिर्फ 6 टन चलेगा, लेकिन सी टू ए 140 किलोमीटर 0 टन होगा। लोड में चेंज, कैलकुलेशन बदलेगा। लोड में चेंज तो कैलकुलेशन बदलेगा। कब से यही तो कह रहा हूं, अगर लोड चेंज हो रहा है तो कैलकुलेशन बदल दो। तो 7 में से एक ट्रिप बी टू सी 160 किलोमीटर 6 टन लेके आऊंगा मैं, सी पे 6 अनलोड हो जाएगा, ट्रक में बचेगा 0, तो बैलेंस 140 किलोमीटर 0 आना चाहिए। बाकी 6 ट्रिप के बारे में कुछ बोला नहीं था, मतलब वही हुआ होगा जो होना चाहिए था बस। तो फिर इसको बेस बना के हम लोग ने कैलकुलेशन कर लिया, इसको बेस बना के हमने कैलकुलेशन कर लिया और हमको ये आंसर मिला 44,720 टोटल पैसेंजर किलोमीटर। इसको डाल दिया सोल्यूशन में, आंसर आ गया। दिस वाज द ओनली पॉइंट टू बी डिस्कस इन दिस होल सोल्यूशन। आप अगर चाहते हो तो आप ये कॉपी कर लो। इफ यू वांट यू कैन कॉपी दिस फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चार्ट फॉर्मेट में दिया है मैंने। डन, चलो अब ये भी कॉपी कर लीजिए, ये भी उसी का आंसर है। इज दैट पार्ट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब तीसरा क्वेश्चन था आपका लॉजिंग बोर्डिंग का, होटल इंडस्ट्री को लेके। इसमें कुछ था नहीं स्पेशल, 2 एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट थे, एक तो रूम अटेंडेंट एंड लाइटिंग चार्जेस। हिल स्टेशन का क्वेश्चन है, 6 महीना सीजन है, 6 महीना ऑफ सीजन है। सीजन ऑफ सीजन का फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि सीजन में ऑक्यूपेंसी अलग है, ऑफ सीजन में ऑक्यूपेंसी अलग है। 100 रूम्स है मेरे पास, सीजन में 80% ऑक्यूपेंसी होता है, यानी कि 80 रूम हर दिन ऑक्यूपाइड होते हैं। ऑफ सीजन में 40% ऑक्यूपेंसी होता है, यानी कि 40 रूम हर दिन ऑक्यूपाइड होते हैं। फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विस विल चेंज, utilization of resources will change, and even the revenue will be different. तो सीजन का ऑक्यूपेंसी 80% ऑफ 100, ऑफ सीजन का ऑक्यूपेंसी 40% ऑफ 100। देखो रूम्स कम नहीं होंगे सीजन में, ऑक्यूपेंसी कम होगा। तो 80 रूम पर डे सीजन का ऑक्यूपेंसी, 40 रूम पर डे ऑफ सीजन का ऑक्यूपेंसी। यहां तक क्लियर है? ओके, तो सीजन 6 महीने का, ऑफ सीजन 6 महीने का, महीने के दिन 30 दिए तो 180 दिन 80 रूम ऑक्यूपाइड, 180 दिन 40 रूम ऑक्यूपाइड। तो आपको क्लियरली मिल जाएगा रूम डेज। ये देखिए 80 रूम 180 दिन के लिए, और ऑफ सीजन
लाइटिंग थोड़ा स्पेशल था। स्पेशल ये था इसमें, सबसे पहले तो लाइटिंग का मंथली चार्ज दिया था, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो 120 30 दिन का है, मतलब 4 रुपीज़ पर डे। और ये 30 रुपया जो है वो 30 दिन का है, मतलब 1 रुपया पर डे। 1 रुपया रेट था विंटर का, 4 रुपया रेट था नॉन विंटर का। आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में अलोकेशन सीजन ऑफ सीजन का था ही नहीं, लाइटिंग के लिए अलोकेशन सीजन ऑफ सीजन का था ही नहीं, विंटर नॉन विंटर का बाइफर्केशन था। मतलब साल के 12 महीने, 12 महीने में सीजन होगा 6 मंथ्स का, ऑफ सीजन होगा 6 मंथ्स का। अब आपका विंटर 4 महीने का है। आपको लाइटिंग कॉस्ट विंटर नॉन विंटर सेग्रीगेट करके दी है, तो मुझे पता लगाना पड़ेगा विंटर सीजन में आता है या ऑफ सीजन में आता है। अबे हिल स्टेशन है वो, हिल स्टेशन पे सीजन तब होगा जब विंटर होगा ना। हिल स्टेशन पे लोग क्यों जाते हैं? क्लाइमेट सिटी से बेटर होता है। तो अगर सिटी में विंटर आएगा तो यहाँ पे तो और ज्यादा ठंडी होगी, तो दैट इज ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में भी लोग ट्रैवल करते हैं, मैं ना नहीं कह रहा हूं, है ना 40% ऑक्यूपेंसी, मैं किधर ना बोल रहा हूं, बट कॉस्ट कम होगी। सस्ता है सब कुछ, कॉस्ट भी कम होगी क्योंकि फुटफॉल ही कम है। आप समझ रहे हो? तो विंटर ऑफ सीजन में होना चाहिए, और वैसे भी देखो रेट्स भी कम है विंटर के, तो इट हैज टू बी पार्ट ऑफ सीजन। तो मैंने 6 महीने में से 4 महीना विंटर का ले लिया, 6 महीने में से 4 महीना विंटर का ले लिया। अरे क्या लिख रहा है? 6 महीने में से 4 महीना मैंने विंटर का ले लिया, तो बॉस नॉन विंटर कितना होगा? 2 महीना। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विंटर का रेट अलग है, नॉन विंटर का रेट अलग है। ये पहले समझ लो आप। 12 महीने में 12 महीने में 6 महीना ऑफ सीजन है। 6 महीने के ऑफ सीजन में 4 महीना विंटर है और 2 महीना नॉन विंटर है। तो अगर नॉन विंटर है तो रेट अलग होगा। और ये तो सीजन है, सीजन में तो नॉन विंटर ही दिख रहा है, तो 120 पर मंथ, 120 पर मंथ ऑफ सीजन नॉन विंटर का, और सीजन का 120 पर मंथ, नॉन विंटर 120, विंटर 30, और विंटर के 4 महीने विल फॉल इनटू ऑफ सीजन। अब तुम लोग सोच रहे होंगे क्यों मर रहा है लाइफ में इतना, क्या जरूरत है ये सब खोद खोद के निकालने की? 4 महीना 8 महीना कर नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्यूपेंसी यहां पर जो ऑफ सीजन का पार्ट है वो होगी 40%, ऑक्यूपेंसी यहां पर जो सीजन का पार्ट है वो होगी 80%। मुझे अलग अलग आंसर निकालना होगा। वैसे भी ब्रेकअप का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। ब्रेकअप का मुझे भी शौक नहीं है, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है टू हैव अ क्लैरिटी। 12 महीने का काम, 6 महीना सीजन, 6 महीना ऑफ सीजन, 6 महीने के ऑफ सीजन में 4 महीना विंटर, 4 महीना विंटर तो 2 महीना नॉन विंटर। नॉन विंटर का रेट 120, ऑक्यूपेंसी 40%। नॉन विंटर सीजन का 120 पर मंथ, ऑक्यूपेंसी 80%। बहुत फर्क है। विंटर में ऑक्यूपेंसी ऑफ सीजन होने की वजह से 40% ही है, लेकिन रेट भी 30 रुपया है। पहले ये कॉपी कर लो गाइस। चलिए अब देखिए मेरा सोल्यूशन। विंटर का 1 रुपया पर डे, ख्याल से अब ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका था हॉस्पिटल को लेके, जो एकदम सिंपल था। उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट जानने जैसा था, हाउ टू कैलकुलेट पेशेंट डेज। 150 डेज आपके 35 बेड्स ऑक्यूपाइड थे, 80 डेज आपके 25 बेड्स ऑक्यूपाइड थे। क्वेश्चन बोलता था कि 35 बेड्स इज अ मैक्सिमम कैपेसिटी, इसके ऊपर अगर रिक्वायरमेंट होती है, इसके ऊपर अगर रिक्वायरमेंट होती है
तो आपको 5 एक्स्ट्रा बेड आप हायर कर सकते। मैक्सिमम 150 डेज के लिए आपके 35 बेड्स ऑक्यूपाइड है, मतलब एट द मोस्ट 150 डेज आपको एक्स्ट्रा बेड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन 80 दिनों में मैं सिर्फ 25 बेड ऑक्यूपाई कर रहा हूं 35 में से। 35 मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है, जिसमें से 25 बेड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं, मतलब 10 बेड अवेलेबल है अभी भी। तो मुझे 80 दिनों में कभी भी एक्स्ट्रा बेड की जरूरत नहीं पड़ने वाली। एक्स्ट्रा बेड की जरूरत मुझे पड़ेगी तब जब 35 बेड ऑक्यूपाई होंगे, और मेरे 35 बेड ऑक्यूपाइड है 150 डेज में। हर दिन 5 बेड ऑक्यूपाई कर सकता हूं मैं, तो 150 इंटू 5, ज्यादा से ज्यादा मेरी रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा से ज्यादा मेरी रिक्वायरमेंट होगी 150 इंटू 5 बेड्स 750। समझ में आया आपको 750 कहां से आया? तो 150 इंटू 35 आपने किया है, 80 इंटू 25 किया है, और आपने पेशेंट डेज में 750 बेड्स भी ऐड कर दिए, क्योंकि हर दिन 5 बेड ऑक्यूपाई कर सकता हूं मैं। 150 दिन डिमांड मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, मतलब 150 दिन एट द मोस्ट आपको जरूरत पड़ सकती है एक्स्ट्रा बेड्स की। 750 पेशेंट डेज एक्स्ट्रा ऐड कर दिए मैंने। ये क्वेश्चन काफी सिंपल था। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में है, ऐसा ही है, उसमें आपको ब्रेक इवन पूछा है। ब्रेक इवन के लिए आपको इस पूरे कॉस्ट स्ट्रक्चर को वेरिएबल और फिक्स्ड में स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग बट फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे। पर यूनिट नहीं है यहाँ पे, पर पेशेंट डे आएगा। कंट्रीब्यूशन चाहिए तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना पड़ेगा पर पेशेंट डे। सेलिंग प्राइस तो मतलब आपके पास रेवेन्यू तो पहले से है 2000 पर पेशेंट पर डे। वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से ढूंढोगे? वेरिएबल कॉस्ट ढूंढने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो पर मंथ दिया है वो सब कुछ फिक्स्ड है, पीरियड है। डॉक्टर सैलरी भी पर मंथ दी है, लेकिन बच्चा इधर लिखा है इट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो ये होगी वेरिएबल कॉस्ट। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं डॉक्टर को पे कर रहा हूं 2,50,000 पर मंथ, यानी कि 12 महीने का होता है 30 लाख। सपोज ये 30,000 पेशेंट्स को हैंडल किया था, 100 रुपया पर पेशेंट इसको मिलने वाला है, तो डॉक्टर को 30,000 पेशेंट साल भर में हैंडल करने का 30 लाख रुपया देना है, मतलब 12 महीने से डिवाइड करने के बाद 2,50,000 पर मंथ आता है। बट दैट डजंट मीन इट इज अ सैलरी ऑफ 2,50,000 पर मंथ, इट इज 30,000 पेशेंट्स इनटू 100। अगर क्वेश्चन ये स्पेसिफिकली बोल रहा है कि डॉक्टर्स रेम्यूनरेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पेशेंट्स, मतलब ये वेरिएबल है। जो पीरियोडिक है, ईयर वाइज, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, वो फिक्स कॉस्ट पीरियड के वजह से सेम रहती है, लेकिन जो पेशेंट से रिलेटेड है वो सारी चीजें वेरिएबल मानी जाएगी। स्प्लिट योर एंटायर कॉस्ट स्ट्रक्चर इनटू वेरिएबल एंड फिक्स्ड। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल पेशेंट डेज से डिवाइड कर दीजिए 8,000 से, या जो भी आपका पेशेंट डेज है 8,000 से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा वेरिएबल स्ट्रक्चर पर यूनिट। 2,000 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, यू कैन गेट द फिक्स कॉस्ट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। उस फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर लो, क्वांटिटी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगी पेशेंट डेज में। सो दिस वाज अ न्यू पॉइंट विच आई वांटेड टू डिस्कस, विच वाज नॉट गेटिंग कवर्ड अदरवाइज। इस क्वेश्चन में पैसेंजर नंबर ऑफ किलोमीटर्स इंटू पैसेंजर्स इंटू ट्रिप्स इंटू बस इंटू डेज इंटू मंथ वाला कैलकुलेशन फिट बैठेगा। यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन मंथली है। मुझे जनरली ऐसे क्वेरीज आते हैं, सर हम मंथली कैलकुलेट करें या एनुअली? तुम लोग को जो करना है करो, लेकिन अगर न्यूमरेटर आपने मंथली उठा लिया, कॉस्ट अगर आपने मंथली उठा दी, तो पैसेंजर किलोमीटर भी मंथली होने चाहिए। टोटल अगर आपने पर एनम लिया है तो पैसेंजर किलोमीटर भी पर एनम होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? टोटल किलोमीटर्स, किलोमीटर, पैसेंजर, सब कुछ एट पार होना चाहिए। अगर टोटल कॉस्ट रेवेन्यू पूरे साल का है तो पैसेंजर किलोमीटर पूरे साल का। टोटल कॉस्ट रेवेन्यू 1 महीने का तो पैसेंजर किलोमीटर भी 1 महीने का। कॉस्ट पूरे साल की, पैसेंजर किलोमीटर 1 महीने का। 1 पाव रेल में, 1 पाव जेल में नहीं चलेगा। सब कुछ पर एनम या फिर सब कुछ पर मंथ।
सब कुछ पर क्वार्टर भी ले सकते हो, आपकी चॉइस। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एट पार होना चाहिए, पीरियड सेम होना चाहिए, चॉइस आपका है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि पैसेंजर टैक्स दिया था इन लोगों ने 20% ऑन टेकिंग्स, टेकिंग्स मतलब सेल्स, प्रॉफिट दिया था 30% ऑन सेल्स। हमने जान लगा के सारी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली एंड दैट वाज 234.5। अब सिंपल कैलकुलेशन था, टेकिंग जब 100 है तो प्रॉफिट होगा 30, प्रॉफिट होगा 30 तो कॉस्ट होगी 70, 70 की कॉस्ट है, 20 का पैसेंजर टैक्स ऐड करने के बाद। इसका मतलब टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग टैक्स मस्ट बी 50% नो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने कर दिया, मुझे 468,690 आंसर मिल गया। दिस वाज द ओनली सिंपल पार्ट टू बी डिस्कस्ड हियर। दिस इज योर टोटल किलोमीटर्स कैलकुलेशन। इसी टोटल किलोमीटर को मैं जब जब मैं नंबर ऑफ पैसेंजर से मल्टीप्लाई करता हूं मुझे पैसेंजर किलोमीटर मिल जाता है। मतलब अल्टीमेटली मैंने जो आपको फॉर्मेट दिया था लेक्चर के बिगिनिंग में वही तो है, किलोमीटर्स इंटू पैसेंजर्स इंटू ट्रिप्स, एक ही बस है तो इंटू बस इंटू डेज इंटू मंथ्स। एक ही महीने का था तो हम लोग इधर ही रुक गए, वरना ये एक महीने का था इंटू 12 करके पूरे साल का निकाल सकते थे। आप समझ रहे हो, उस फॉर्मूला में सब कुछ फिट बैठेगा बच्चा, सब कुछ। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उस फॉर्मूला को समझने में, इंप्लीमेंट करने में। इट विल बी दैट सिंपल। सर्विस सेक्टर में बाकी तो खैर डिस्कस करने जैसा कुछ था नहीं, लेकिन मैं जानता हूं बच्चा लोग यहां पे कुछ है स्टडी मटेरियल में। स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 11 बहुत लोगों को दिक्कत दे रहा है। स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 11 बहुत लोगों को दिक्कत दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी कुछ गिने चुने एडजस्टमेंट प्रॉब्लम दे रहे हैं। देखो मेरी बात समझ लो अच्छी तरह से। लैब अटेंडेंस रेम्यूनरेशन, लैब अटेंडेंस रेम्यूनरेशन इज 3,60,000। ये उन बच्चों में अलोकेट होगा जो लैब यूज करते हैं। आर्ट्स वाले एंड कॉमर्स वाले कब से लैब यूज करने लगे? देखो दिस इज हायर सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हमको आर्ट कॉमर्स और साइंस का डेटा पूछा है, आंसर पूछा है, तो हमको सिर्फ इसके बारे में सोचना है। अब लैब 144 हायर सेकेंडरी के लिए, 156 प्राइमरी के लिए, तो मुझे 144 का हिस्सा चार्ज करना है। तो वॉट एवर यू आर पेइंग 3,60,000 इज गेटिंग फॉर 144 प्लस 156। सो 3,60,000 आप उनको पे कर रहे हो अंकल को, 144 और 156 300 सेशंस के लिए 1200 सेशन हुआ, 1200 रुपया पर सेशन हुआ पर क्लास। तो 1200 इंटू 144 आपको सीधा 172 आंसर मिले, 172,800 का आंसर मिलेगा। काफ़ी सिंपल तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हुए दूसरे पड़ाव की तरफ। प्रिंसिपल की एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जितना एडमिन में टाइम स्पेंड किया उसके हिसाब से स्प्लिट होगा सैलरी। ये टीचर का कुछ लफड़ा है। ये टीचर को जो सैलरी मिल रहा है ना, इट इज 35,000 इंटू 12। अब एक टीचर को 35,000 इंटू 12 4,20,000 मिल रहा है, लेकिन ये एक टीचर जो है आर्ट्स में और कॉमर्स में दोनों में पढ़ाती है, तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 1040 पर लेक्चर्स करने के बाद 403.84 समथिंग पर लेक्चर उसका रेम्यूनरेशन आता है। अब 208 क्लासेस उसने कॉमर्स के लिए लिए, तो यार 84,000 आर्ट्स में से निकाल के कॉमर्स में डालना चाहिए। 84,000 आर्ट्स से निकाल के कॉमर्स में डालना चाहिए। देखो 4,20,000 मैं उनको पे कर रहा हूं 1040 सेशन के लिए, बराबर है। तो इसमें से 208 सेशन जो है वो तो कॉमर्स के है ना, तो कॉमर्स में जाना चाहिए। तो आर्ट्स के वेजेस में से माइनस होगा, आर्ट्स के सैलरी में से माइनस होगा और कॉमर्स के सैलरी में ऐड किया जाएगा, करेक्ट। वैसे ही वो दूसरा बंदा साइंस वाला, वो एक 1100 लेक्चर्स ले रहा है, उसको भी 4,20,000 का सैलरी, 1100 का रेट, 1100 लेक्चर्स लेता है बंदा। 4,20,000 सैलरी, 1100 लेक्चर लेता है, उसमें से 160 लेक्चर जो है
वो कॉमर्स के हैं, तो 61,091 साइंस में से माइनस कॉमर्स में ऐड। देखो इसका इंपैक्ट क्या आता है, इन लोगों ने कैलकुलेशन में दिखा दिया है। ये टीचर सैलरी है सबकी, और टीचर सैलरी में इन्होंने कॉमर्स में 84,000 यहां से माइनस किया, 61,091 यहां से माइनस किया, और दोनों को ऐड करके फिगरवा जो है ससुरी यहां पे लिख दी। इट्स अ टोटल ऑफ 84,000 एंड 61,091। ये पार्ट खत्म। अरे जिस स्ट्रीम में टीचर परफॉर्म कर रहा है उस स्ट्रीम में कॉस्ट आनी चाहिए ना, तो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट इज ट्रांसफर। 208 लेक्चर्स आर्ट्स में से माइनस हो गए कॉमर्स में, और वैसे ही साइंस में से माइनस हो गए कॉमर्स में। ये हुआ टीचर सैलरी। एक और इंपॉर्टेंट बात प्यून्स का। अच्छा, आप प्यून को कितना पैसा दे रहे हो? प्यून को कितना पैसा? प्यून को दे रहे हो 4,80,000। प्यून को दोगे 4,80,000। 4 प्यून्स है आपके पास, 4 प्यून्स है, बराबर है। 4 प्यून्स को 4,80,000 दे रहे हो, इसका मतलब 3 प्यून्स आपके जो है वो फुल फ्लेज्ड और इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए। एक बंदा जो है वो हायर सेकेंडरी वाला है, तो उसका 1,20,000 आएगा। ये पूरे का पूरा हायर सेकेंडरी को चार्ज होगा, और इसका 15% 3,60,000 का 15% अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 54,000 भी, क्योंकि ये लोग 15% काम हायर सेकेंडरी के लिए भी कर रहे हैं। आपको समझ में आई बात? तो इनके सैलरी का जो ब्रेकअप था वो तो हमने लिख दिया। पूरा 1,20,000 हायर सेकेंडरी के लिए आएगा, क्योंकि एक प्यून पूरा हायर सेकेंडरी के लिए डेडिकेटेड है। तो बाकी के 3 जो है ना, वो भी अपने टोटल वो पूरे इंस्टीट्यूशन को संभाल रहे हैं, लेकिन 15% काम हायर सेकेंडरी के लिए भी कर रहे हैं। तो उनके रेम्यूनरेशन का 15% आएगा, इसके रेम्यूनरेशन का 100% आएगा। 1,74,000 जो है दैट विल बी चार्ज टू अवर कैलकुलेशन। अच्छा, 1,74,000 को आप स्प्लिट कैसे करोगे? 1,74,000 को मुझे स्प्लिट करना है। अरे तो स्प्लिट करना है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से स्प्लिट कर लो, हो गया काम। आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो इसके लिए है, प्रोपोर्शनेट ले लो, हो गया काम। बाकी तो खैर इस क्वेश्चन में और कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। प्रिंसिपल हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, लाइब्रेरी का तो लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के हिसाब से जाएगा प्रोपोर्शनेट। प्यून का एक डिस्कशन करना था, वो मैंने कर लिया। बाकी सब कुछ तो डायरेक्टली ऐड करना था। अच्छा, मांगा क्या था क्वेश्चन में? कॉस्ट पर स्टूडेंट। तो मैंने क्या किया, सब पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर एक साथ ऐड कर दिया। पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर मैंने बॉस एक साथ ऐड कर दिया। मुझे यहाँ पे टोटल कॉस्ट मिलती है। उस टोटल कॉस्ट को मैं स्ट्रीम वाइज लेता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट ढूंढ लेता हूँ। एवरेज कॉस्ट मिलने के बाद उसे सेलिंग प्राइस यानी कि फीस स्ट्रक्चर में से माइनस करता हूँ। मुझे पता चलता है लॉस एंड प्रॉफिट पर स्टूडेंट कितना है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करने के बाद मुझे मिलता है ओवरऑल लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट। आप चाहते तो इधर एक और कैलकुलेशन कर सकते थे, इसको टोटल कॉस्ट को ऐसे ही रखो, नेक्स्ट लाइन पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू फीस करके टोटल रेवेन्यू कर लो, तीसरे लाइन में आंसर आ जाएगा। ये सब अलग से प्रेजेंट करने की जरूरत भी नहीं है। और उसके बाद पूछा है कि अगर मैं 10% प्रॉफिट ऐड करूँ तो फीस कितना होना चाहिए? तो भाई इतना मेरा पर स्टूडेंट कॉस्ट है, 10% फीस ऐड करने के बाद ये मेरी फीस होगी पूरे साल की, डिवाइडेड बाय 12 करने के बाद मुझे पर मंथ मिल रहा है। दैट्स इट, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, नल्ला यूजलेस क्वेश्चन। आराम से क्रैक कर सकते हो तुम लोग। आपको चाहिए तो ये कॉपी कर सकते हो प्यून का सैलरी वाला पोर्शन। ये 174 मिलने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से 3 में बटेगा ये। इज दैट पार्ट क्लियर?
चलो कुछ क्वेश्चंस टोल वाले हैं जो स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं, इसमें भी एकदम सिंपल है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है कि 60 किलोमीटर का एक हाईवे बन रहा है, 12 करोड़ व्हीकल उसको 10 साल यूज करेंगे, तो 1.2 करोड़ व्हीकल उसको हर साल यूज करेंगे। 1.2 करोड़ व्हीकल हर साल यूज करेंगे, तो 12 महीने से डिवाइड करने के बाद पता चलता है कि 10 लाख व्हीकल हर दिन यूज करने वाले। तो मैंने ना सबसे पहले पर डे कॉस्ट निकाल ली। 3 शिफ्ट हर दिन का, 4 लोगों को पैसा देना है 550 रुपया। 2 शिफ्ट एक को ही पैसा देना है 750। 3 शिफ्ट का पैसा 6 जन को देना है 450। 2 शिफ्ट का पैसा 1 जन को ही देना है 900। मुझे मिल जाती है सैलरी पर डे, मुझे मिल जाती है सैलरी पर डे। सिर्फ इंटू इंटू चिंटू मल्टीप्लाई करके आंसर मिलेगा। बाकी सारा खर्चा लिखने के बाद मुझे पता चलता है 1,94,80,000 मेरी कॉस्ट है, जो 60 किलोमीटर्स की है। तो पर किलोमीटर कॉस्ट 324,666.7 है, वो भी उन्होंने पूछा है इसलिए मैंने दिया। अब यार इस कॉस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड करने को बोला है, रेवेन्यू मिलेगा। वो रेवेन्यू 10 लाख व्हीकल से लेना है, तो ले लिया यार। कितना सिंपल है यार, कुछ नहीं दम इस क्वेश्चन में। हाँ, अगला एक जो टोल पे क्वेश्चन है ना, उसमें थोड़ा झोल है। टोल में झोल, झोल का टोल जरा देख लो। ए मेरा बच्चा, आई एम टॉकिंग अबाउट, किधर गया बे? गायब हो गया का? हाँ जी, हाँ जी। अब अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। वो क्या पेज नंबर है? 12.51 स्टडी मटेरियल का। स्टडी मटेरियल के भी कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट डाउट में पूछा करते, तो मैंने सोचा इसी में सब ऐड करके एक बार सल्टा दूं। सब लोग कंफर्टेबल होने ज़रूरी है ना। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ व्हीकल्स दिए गए थे। 110 किलोमीटर का हाईवे था, 25 साल चलाने वाले थे। कॉस्ट स्ट्रक्चर लाखों में दिया था, ये आपकी टोटल इन लैक्स कॉस्ट है। और ये एक एडिशनल कॉस्ट आप इनकर करोगे तो 1,14,495 प्लस 1120 आपकी टोटल कॉस्ट मिलेगी। आपको वेटेज दिया गया है, मतलब आपके टोटल व्हीकल्स में से टू व्हीलर्स 5% होंगे, 20% ये होंगे, 30% ये होंगे, 45% ये होंगे, मतलब इतना कलेक्शन अलग अलग व्हीकल से आने वाला है। कैलकुलेट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। शी बाबा, ये तो एकदम सिंपल है। कॉस्ट ले ली, कॉस्ट लेने के बाद इन्होंने अदर कॉस्ट ऐड कर दी। 25 साल की बात चल रही है, 25 साल, साल में दिन 365। अब अपना लीप ईयर वाला लॉजिक मत लगाओ कैलकुलेशन के लिए। 365 इंटू 25, 9125 डेज लगने वाले हैं। तो कॉस्ट पर डे आएगी आपकी 12.67 लैक्स। हर दिन की कॉस्ट 12,67,000 है बाबू। उसमें 15% प्रॉफिट ऐड करूंगा तो 14,57,050 हर दिन मिलना चाहिए। अब हर दिन मिलने के लिए 5, 20, 30, 45, ध्यान से देखना, मेरे नंबर ऑफ व्हीकल्स को मैं ये वेट अप्लाई कर रहा हूं। 5, 20, 30, 45, 5, 20, 30, 45। मुझे सारे व्हीकल्स एक लेवल पे चाहिए। तो अगर मैं टोटल x रुपीस कवर कर रहा हूं तो उसमें से 0.05 टू व्हीलर से आएगा, मतलब 5%। 0.20 यानी कि 20% कार से आएगा। 0.30 यानी कि 30% बस से आएगा, और 0.45% कमर्शियल व्हीकल से आएगा। अरे तो मुझे यहाँ पे अलग से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स ही मिल जाएंगे यार। तो ये सब कुछ x के साथ होगा, राइट। टोटल मैंने x मान लिया है, तो ये इंडिविजुअली भी ऐसा ही आएगा। सो 44,500 इंटू 0.05 2225x
फिर 3450 इंटू 0.2 690x यहाँ पे मिल जाएगा 1800 इंटू 0.3 540x यहाँ से निकलेगा और 816 व्हीकल इंटू 0.45 367.2 यहाँ से निकलेगा। तो बॉस आपका टोटल कलेक्शन हुआ 3822.2x। आपको समझ रहा है कैलकुलेशन क्या है? वेटेड एवरेज कैलकुलेशन, मेरा टोटल कलेक्शन x रुपीज है, तो टू व्हीलर से 0.05x, कार से 0.20x, बस से 0.30x, हेवी कमर्शियल व्हीकल से 0.45x। तो इतने सारे व्हीकल, इतने के हिसाब से मुझे कितना कलेक्शन देंगे वो मिल गया 3822.2 14,57,050 14,57,050 को मैं अगर 3822.2 से डिवाइड करता हूँ, अब तो एक्स भी लेने की ज़रूरत नहीं, इट वॉज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इट वॉज जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इट। अब तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, वेट्स असाइन कर दिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट है मेरी, वेटेड एवरेज कॉस्ट है मेरी 3822, वेटेड एवरेज क्वांटिटी है 3822.2, सो 1457,050 1457,050 3822.2. Oh my God, this is 381.2071 something. ये मेरा x, ये मिला टोटल x, ये मिला टोटल x, यस ये मुझे मिला टोटल x, ये मुझे मिला टोटल x। अरे इसको x लोगे तो x की वैल्यू मिलेगी ना। चलो फिर इसको 5% से मल्टीप्लाई कर लो तो ये मिलेगा, 20% से कर लो तो ये मिलेगा, 30% से कर लो तो तो ये मिलेगा, और 45% से कर लो तो ये मिलेगा। आपको जो मेथड सिंपल लगती है आप फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पे आंसर लिख के दे रहा हूँ। ओ टोटल यहाँ पे आएगी तो 3x की वैल्यू मिल गई, टोटल कलेक्शन मिल गया पर डे। अब टोटल कलेक्शन में से किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है वो देख लो, सिंपल वेटेड एवरेज कैलकुलेशन किया मैंने, ये कॉपी कर लो। ओके देन उसको यूज कर लो यहाँ पे। चलो दैट्स इट भिड़ो, ओए भिड़ो, समझा? आई होप थिंग्स आर एब्सोल्युटली क्लियर गाइज। इतना सिंपल था ये, काहे लोड ले रहे थे? आपको ये मेथड फॉलो करनी है आप कर सकते हो, आपको मेरी मेथड फॉलो करनी है आप कर सकते हो, जो मेथड इजी लगे वो फॉलो करो। बाकी हेल्पलाइन नंबर आपके पास है, इंस्टा आईडी आपके पास है, आप कभी भी फ़ोन करके हमसे डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए ही खड़े बैठे चल रहे। समझ में आ रहा है? टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सर्विस सेक्टर में और कुछ डिस्कस करने जैसा है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सब सारे डिस्कस करके हो गए। ऑल द बेस्ट गाइज, डू वेल, आई एम श्योर आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।